गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम जितेंद्र कुमार बारोलिया है। मैं लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा में कार्यरत हूँ। अब तक हमने 2 पार्ट सॉल्यूशन कर लिए थे। हम आज सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का। तो उसको सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सॉल्यूशन देने का सबसे मेन मेरा मोटो ये है कि हम क्वेश्चन से आंसर डायरेक्ट पढ़ के और उसके सॉल्यूशन को देखेंगे तो एट ए अपने टॉपिक भी कवर हो रहे हैं। वैसे वीडियो टॉपिक के पहले भी अपलोड कर दिए गए हैं, बाकी ये क्वेश्चन आंसर इसलिए किए जा रहे हैं, इससे भी थोड़ा बारीकी से क्वेश्चन के बारे में पता लगेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका विंडोज़ फोरम के प्रॉपर्टीज और कंट्रोल मेथड को विस्तार से समझाइए। मीन्स आपके जो विंडो फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, और उसका मेथड कंट्रोल को आपको यहाँ पे बताना है। तो विंडो फॉर्म सबसे पहले हम देखेंगे होता क्या है कि जब भी हम लोग यहाँ पे वेब एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन बनाते हैं तो विंडो एप्लीकेशन बनाने पे क्या होता है कि यहाँ पे जो विजुअल स्टूडियो हम लोग रन करवाते हैं, विजुअल स्टूडियो में क्या होता है कि प्री डिफाइंड फंक्शन पहले से डिक्लेयर होते हैं। उनको हम लोग केवल क्या है विंडो फॉर्म क्रिएट करना होता है। मैं आपको एक डेमो करके बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे आप डायरेक्ट एक उसको रन करवा सकते हैं, एक कोड को रन करवा सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो विंडो फॉर्म यूजर से इनपुट लेता है और उसे दर्शाता है। यह फोरम किसी भी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के काम में आ सकता है। विंडो फॉर्म के गुणधर्म पर कंट्रोल जैसे कलर, साइज, बॉर्डर इत्यादि पर कार्य करता है। मेथड किसी भी ऑब्जेक्ट पर किए गए एक्शन को परफॉर्म करता है। तो जो विंडो फॉर्म है वो तो कंट्रोल करेगा और ये इसके एक्शन को परफॉर्म करेगा। विंडो फॉर्म की प्रॉपर्टी और मेथड कंट्रोल निम्न प्रकार से होते हैं। तो हम प्रॉपर्टी और मेथड देख लेते हैं जो बेसिक है। वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन हम इसमें जो बेसिक प्रॉपर्टी जो देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं विंडो फॉर्म की। सबसे पहले नेम, तो ये प्रॉपर्टी उसके फॉर्म का नाम बताती है। अब थोड़ा जब फॉर्म के नाम की बात करते हैं तो नाम यहाँ 2 प्रकार का होगा। एक तो एक्सटर्नल नाम होगा जो आप इसको देना चाहते हो, और इंटरनल नाम होता है वो आपको जो आप प्रोग्रामिंग में काम में ले रहे हो। तो जो ये नेम है यहाँ पे ये आपके प्रोग्रामिंग वाले नेम की बात करता है। बैक कलर, मतलब आपका जो फॉर्म क्रिएट किया है उसका बैकग्राउंड का कलर कैसा होगा। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए काम में आता है। हम लोग कस्टम वेब और सिस्टम कलर से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम कस्टम भी कर सकते हैं, सिस्टम कलर भी कर सकते हैं और वेब कलर भी कर सकते हैं। इसके बाद में चाहते हैं हम कि बैकग्राउंड में कोई इमेज आनी चाहिए फॉर्म के, तो ये फॉर्म की बैकग्राउंड इमेज को चेंज करने के काम में आता है। फॉर्म बॉर्डर स्टाइल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कई सारे अलग से और प्रॉपर्टीज़ हैं। ये फॉर्म की बॉर्डर की विजिबिलिटी को दर्शाता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ निम्न प्रकार है, मतलब आप जब भी फॉर्म बनाओगे तो उसकी बॉर्डर है उसकी विजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसको दर्शाता है। सबसे पहला होता है नन मीन्स यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं है। फिक्स्ड सिंगल, एक फिक्स्ड सिंगल लाइन बॉर्डर को दर्शाती है, ये रिसाइज नहीं हो सकती। मीन्स अगर आप चाहते हो कि इसको मैं कम ज़्यादा कर दूं तो ये आपकी रिसाइज नहीं हो सकती। इसके बाद में बात करें साइजेबल के ऊपर, ये फॉर्म की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, इसे रिसाइज किया जा सकता है। जब भी हम फॉर्म डिफ़ॉल्ट बनाएंगे तो ये साइजेबल में बनेगा हमेशा, उसको रिसाइज कर सकते हैं। फिक्स्ड डायलॉग, ये अधिकतम और न्यूनतम बटन को सम्मिलित नहीं करता है लेकिन रिसाइज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई फॉर्म का मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे आपने थोड़ी देर के लिए कोई ब्राउज़र खोल रखा है तो ब्राउज़र में आप लोगों ने देखा होगा एक मिनिमाइज का बटन होता है और एक आपका उसका मैक्सिमाइज का बटन होता है। तो यहाँ ये कहना चाहता है कि यह अधिकतम एवं न्यूनतम बटन को सम्मिलित नहीं करता। मतलब आप फॉर्म तो बना लोगे, उसकी बॉर्डर के ऊपर आपका मैक्सिमम और मिनिमम वाला बटन यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन रिसाइज नहीं कर सकते। मीन्स आप इसको रिसाइज भी नहीं कर सकते। इसके बाद में आता है फिक्स्ड 3D, यह एक फिक्स्ड 3 डायमेंशनल बॉर्डर होती है। इसके बाद में आता है फिक्स्ड टूल विंडो, यह भी रिसाइज नहीं हो सकती क्लोज बटन के साथ। तो इसमें आपका क्लोज बटन हो सकता है लेकिन ये रिसाइज नहीं हो सकती। साइजेबल टूल विंडो, यह रिसाइज की सकती है क्लोज बटन के साथ। क्लोज बटन के साथ आप इसको रिसाइज कर सकते हैं लेकिन अधिकतम और न्यूनतम नहीं की जा सकती है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। इसका नेक्स्ट आपका मैक्सिमाई बॉक्स, यह निर्धारित करता है कि फॉर्म मैक्सिमाई बटन रखता है या नहीं रखता है। यह केवल ट्रू या फॉल्स वैल्यू होता है। तो इसमें आपको केवल ट्रू या फॉल्स में आपको आंसर देना होता है। वैल्यू आपकी ट्रू या फॉल्स होगी। ये आपसे पूछेगा कि फॉर्म को मैक्सिमाई बटन रखना है या नहीं रखना, तो आप इस वैल्यू को आपको ट्रू कर सकते हो या फॉल्स कर सकते हो। मिनिमाइज बॉक्स, यह निर्धारित करता है कि फॉर्म मिनिमाइज बटन रखेगा या नहीं रखेगा। इसमें भी आपकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में इनपुट लेगा। इसके बाद में जो अगली प्रॉपर्टी है वो आपकी टेक्स्ट, यह फॉर्म के टाइटल बार पर आने वाले टाइटल को निर्धारित करता है। यह प्रॉपर्टी या तो फॉर्म डिज़ाइन करते समय सेट करते हैं या रन टाइम पे। मीन्स जब भी आप फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हो तो आपके टाइटल बार के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, ये टेक्स्ट उसके अंदर आपको दर्शाता है।
इसके बाद में आता है आपका विंडो स्टेट। यह फोरम की शुरुआत अवस्था को निर्धारित करता है। इसकी वैल्यू नॉर्मल, न्यूनतम या अधिकतम हो सकती है, विंडो स्टेट। इसके बाद में स्टार्ट पोजीशन, ये फोरम की रन टाइम की पोजीशन निर्धारित करता है कि संभावित वैल्यू सेंटर होती है। मीन्स जब आपने फोरम को रन करवाया तो आपका फॉर्म कौन सी जगह पे आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए, अपर पोजीशन होनी चाहिए या लोअर पोजीशन होनी चाहिए, तो ये आपका स्टार्ट पोजीशन दिखाता है। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेंटर होती है। मैनुअल पोजीशन को लोकेशन और साइज प्रॉपर्टी से निर्धारित करते हैं। इसके बाद में आपका आता है विंडो डिफ़ॉल्ट बाउंड। जब फोरम डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे होता है तो उसे डिफ़ॉल्ट बाउंड कहा जाता है। मतलब आपका फॉर्म अगर डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे है, मीन्स आपका फॉर्म सेंटर पे है, तो इसको डिफ़ॉल्ट बाउंड कहा जाता है। विंडो डिफ़ॉल्ट लोकेशन, फोरम को डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे रखा जाता है। ये तो आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गई फॉर्म की। इसके अलावा भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ है, तो इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताई है। इसके बाद में अपन बात करते हैं मेथड्स की, कौन कौन से मेथड काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो फोरम की प्रॉपर्टीज होगी वो तो आपको केवल उसका बताएंगे कि ये क्या क्या कार्य करती है। मेथड उसको पे एक्शन कैसे लेना ये आपको बताएगा। तो सबसे पहला जो मेथड आता है इंपॉर्टेंट, वो एक्टिवेट। ये मेथड फोरम को एक्टिवेट करता है और उस पर फोकस करता है। मतलब जब भी आपको फोरम को एक्टिवेट करना है तो ये एक्टिवेट मेथड काम करता है। क्लोज, ये मेथड फोरम को क्या कर देता है, आपके क्लोज करता है। शो, ये फोरम को दर्शाने काम आता है। इसे फोरम की दृश्यता की वैल्यू ट्रू की जाती है। जब भी आप उसकी विजिबिलिटी को ट्रू कर देंगे तो ये आपका शो हो जाएगा फॉर्म। रिफ्रेश, ये पूरे फोरम को उसके कंट्रोल को रिफ्रेश करता है। हाइड, ये फोरम को छुपा देता है। डिस्पोज, ये फोरम द्वारा काम में ले जा रहे रिसोर्स को रिलीज कर देता है। मीन्स आप जितने भी फॉर्म के अंदर जैसे आपने कोई डेटाबेस काम में ले रखे हैं तो उसको आप इसको रिलीज कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है ADO.NET के ऑब्जेक्ट मॉडल को समझाइए। देखिए ADO.NET मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था। ADO.NET आपके डेटा कनेक्टिविटी के लिए काम में आता है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट मॉडल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ADO.NET डिस्कनेक्टेड डेटा को अच्छा सपोर्ट करता है। तो सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कौन से डेटा को सपोर्ट करता है, डिस्कनेक्टेड डेटा को। ये ऑब्जेक्ट मॉडल वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के स्टैंडर्ड पर आधारित है। तो आपका वर्ल्ड वाइड वेब एक कंसोर्टियम है, उसको स्टैंडर्ड होता है, उसके बेस पे ये है। तो आप इसका डायग्राम देखेंगे, सबसे पहले जो डायग्राम है अपन लेफ्ट साइड से देखें तो डेटा सेट होगा, उसके नीचे आपके डेटा टेबल होगी। इसके बाद में आपका नेट डेटा प्रोवाइडर होगा, इसमें आपके डेटा एडेप्टर, कमांड और कनेक्शन होंगे। और लास्ट में आपका सर्वर मीन्स आपका डेटाबेस होगा। तो अगर अपन यूजर साइड की बात करें तो यूजर साइड आपका डेटा साइड के साइज में होगा, बीच में आपका कनेक्टिव है और बाद में आपका डेटाबेस है। तो ADO.NET डेटा सोर्स या डेटा स्टोर के साथ कनेक्शन स्थापित करता है। तो आप जो ADO.NET का बेसिकली काम क्या होता है, आपका जो क्या करता है, आपका जो डेटा सोर्स होता है या डेटा स्टोर होता है उसके साथ कनेक्शन स्थापित करता है। क्यूरीज और अपडेट स्टेटमेंट सेंड करता है और रिजल्ट को प्रदर्शित करता है। डेटा प्रोवाइडर द्वारा डेटा को निकाला जाता है, एप्लीकेशन को दिया जाता है और डेटाबेस को अपडेट किया जाता है। मुख्य रूप से ADO.NET के 4 कंपोनेंट है, डेटा स्टोर, डेटा प्रोवाइडर, डेटा सेट और डेटा व्यू। तो डेटा स्टोर सबसे पहले अपन देखेंगे। तो डेटा स्टोर आपका बेसिकली डेटाबेस होगा कि कौन से टाइप का आपका डेटाबेस या डेटा सर्वर यूज में ले रहे हैं। तो डेटा स्टोर आपका होगा है जैसे MS एक्सेस है, SQL सर्वर है, ओरेकल है, XML फाइल है। ADO.NET प्रोवाइडर डेटाबेस से कनेक्टिविटी करता है। तो जो आपका सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा स्टोर की, डेटा स्टोर के अंदर ये सारे आपके डेटाबेस आ जाते हैं, जो सर्वर डेटाबेस के सारे आ जाते हैं। इसके बाद बात आता है डेटा प्रोवाइडर की। ये एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्शन के लिए इनेबल करता है। तो जो भी आप यूज़र एंड पे एप्लीकेशन चला रहे हो और आप चाहते हो कि मैं इस एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस से डेटा ले लूँ, तो डेटा प्रोवाइडर का काम क्या होता है, उसको इनेबल करता है, कमांड एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट निकालता है। मुख्य रूप से कनेक्शन कमांड ऑब्जेक्ट काम में आता है। तो दो आपके कनेक्शन काम में आते हैं, यहाँ पे एक तो कमांड और एक कनेक्शन। कनेक्शन आपका काम आता है कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए और कमांड आपको कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए काम आता है। इसके बाद में आता है आपका डेटा सेट। यह टेबल का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन दर्शाता है और एप्लीकेशन से रिलेशन बताता है। तो डेटा सेट आपका हमेशा क्या होता है, यूज़र एंड की साइड में होगा और ये क्या होगा, आपका हमेशा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को दर्शाएगा कि आपने टेबल का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रखा है। इसके बाद में आपका डेटा व्यू। यह डेटा सेट में टेबल का रिप्रेजेंटेशन है। यह मुख्यतः यूज़र के अनुसार डेटा को फिल्टर और सॉर्ट करने के काम में आता है। जब भी आपको कोई यूज़र के अनुसार फिल्टर या सॉर्ट करना होता है तो उसमें आप डेटा व्यू काम में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है।
डेटा से डेटा कंट्रोल को बाइंड करना डेटा बाइंडिंग कहलाता है। जब भी आप डेटा से डेटा कंट्रोल को बाइंड करेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, ये डेटा बाइंडिंग कहलाता है। दूसरे शब्दों में डेटा को डेटाबेस से कंट्रोल बाइंड करना डेटा बाइंडिंग कहलाता है। मुख्य रूप से दो प्रकार की बाइंडिंग होती है आपकी, दो प्रकार बाइंडिंग होंगी, एक तो सिंपल बाइंडिंग और दूसरी होगी आपकी कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल बाइंडिंग क्या होती है। यह डेटा वैल्यू जो कि डेटा सेट है, आपने पीछे वाला डायग्राम दे सकते हैं, डेटा सेट मतलब आप डेटा टेबल या कुछ हो सकता है। यह डेटा वैल्यू को कंट्रोल जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स लेबल से बाइंडिंग करने की प्रोसेस करता है। जब भी हम विंडो एप्लीकेशन बनाते हैं तो अपन देखते हैं वहाँ पे अपन टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं फॉर्म के ऊपर, इधर से हम लोग यहाँ पे लेबल लेते हैं, तो उनकी वैल्यू को हम जैसे चाहते हैं कि हम हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहें तो इसके लिए बाइंडिंग काम में आती है। डेटा बाइंडिंग प्रॉपर्टी द्वारा इन कंट्रोल को कॉलम के साथ बाइंड किया जाता है। तो जो भी कंट्रोल इन पे रन होंगे वो सारे के सारे किसके साथ बाइंड करना होता है, हमें कॉलम के साथ बाइंड करना होता है, और इनको कंट्रोल कौन करता है, आपकी बाइंडिंग काम करती है। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट डेटा बाइंडिंग डॉट ऐड टेक्स्ट डेटा सेट एट एम्प्लॉय नंबर। तो आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसका एम्प्लॉय ई नेम नाम है, उसको आप बाइंड कर रहे हो आपके डेटा सेट 1 के साथ, तो यहाँ पे ये कंट्रोल इसमें काम में आता है। दूसरी आपकी आती है इसमें कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग। यह एक से ज़्यादा एलिमेंट को एक ही समय पर कंट्रोल से बाइंड करने की अनुमति प्रदान करती है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डेटा सेट 1 है वो एट ए टाइम पे 3-4 टेक्स्ट बुक के साथ कनेक्ट हो जाए तो उसके लिए अपन कौन सी बाइंडिंग काम में रहते हैं, कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग। प्रॉपर्टी जो कॉम्प्लेक्स बाइंडिंग से कार्य करती है, डेटा सोर्स ये डेटा सोर्स को बताती है, जैसे डेटा सेट। डेटा मेंबर ये टेबल को बताती है जिसको हम कनेक्शन करना है। डिस्प्ले मेंबर ये उस कॉलम को बताती है जिसमें से हमें डिस्प्ले करना है। लिस्ट बॉक्स को काम में लेती है। तो ये आपके हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखा, और इसका जो लास्ट पार्ट है सॉल्यूशंस का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।